हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म 1.0 में। जैसा कि देख रहे हैं कि हम एक गांधी युग यानी कि आधुनिक भारत को शुरू किए थे, है ना। उसी आधुनिक भारत को आपको यहाँ तक साइमन कमीशन तक, है ना, या जिसको श्वेत क्रांति कहते हैं, है ना, वहाँ तक श्वेत क्रांति नहीं, श्वेत कमीशन कहते हैं ना, व्हाइट कमीशन। वहाँ तक आप लोग को जो है कि बता दिए थे कि साइमन कमीशन क्यों आया। उसके बाद लाहौर अधिवेशन की चर्चा किए थे। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, है ना। लाहौर अधिवेशन हम बताए थे कि लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। इससे पहले स्वराज पार्टी की भी चर्चा किए थे, और उस लाहौर अधिवेशन में ही, लाहौर अधिवेशन के समय में हम ये चर्चा किए थे कि 14 सूत्रीय मांग, है ना, किसके द्वारा, जिन्ना के द्वारा 14 सूत्रीय मांग किया गया था, जिन्ना के द्वारा। लेकिन वो जो मांग, ऐसा ऐसा मांग किया गया था जो उसको भी अस्वीकार कर दिया गया, है ना, कि ये मांग कहीं से उचित नहीं है ना, ये मांग कहीं से उचित नहीं है। लेकिन उसके बाद ही आप देखिएगा कि 14 सूत्रीय मांग जब खारिज हो गया, अब उसमें जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन के समय में आपको ये देखने को मिलेगा कि 26 जनवरी 1930 को, है ना, क्या बोला गया था कि एक हम मतलब कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, है ना। और उससे पहले आपका जो 31 दिसंबर 1900, है ना, 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर, है ना, झंडा भी आपको आधी रात में यानी कि 12 बजे रात में फहराया गया था, है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कैसे आज लाहौर अधिवेशन में जो कहा गया था कि यहाँ पर ना, लाहौर अधिवेशन में कहा गया कि अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव वहां पर पारित कर दिया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित करने से पहले एक गांधी जी ने कहा था कि हम एक 11 सूत्रीय, गांधी जी की 11 सूत्रीय मांग आया था, ठीक है। और उससे पहले नेहरू रिपोर्ट भी बताए थे कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया, है ना, वहां पर भी खारिज हो गया। क्योंकि नेहरू रिपोर्ट जो आया था, उसमें नेहरू रिपोर्ट वाला में आप देखिएगा कि उसमें डोमिनियन स्टेट्स की बात हो रही थी ना। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स की बात हो रही थी, जबकि लाहौर अधिवेशन में जो बात हुआ, बोला गया कि हमको पूर्ण, है ना, पूर्ण स्वतंत्रता की बात वहां पर किया गया। हमको वो कहा कि आधी राज से हमको मतलब, आधा राज से हमको मतलब नहीं है, हमको पूरा राज से मतलब है, पूरा स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है। पूर्ण स्वराज की बात एक तरह से किया गया था, ठीक है। कहाँ, लाहौर अधिवेशन में। और इसी के लेकर, है ना, झंडा भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर अधिवेशन लाहौर में ही रावी नदी के तट पर फहराया गया था। और इसी से मैं आप देखिएगा कि गांधी जी यहीं पर कहते हैं कि आपका 11 सूत्रीय डिमांड कर देते हैं। और वो 11 सूत्रीय डिमांड था क्या और किससे मांगे थे? गांधी जी के 11 सूत्रीय डिमांड किससे मांगे थे, क्यों मांगे थे? ये सारी बातों को जो है कि, तो पहले हम लोग जान लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से हम लोग पहले, है ना, गांधी इरविन समझौता हम लोग पढ़ेंगे। नहीं कि गांधी इरविन समझौता नहीं है, गांधी जी की 11 सूत्रीय मांग की बात हम लोग करेंगे कि गांधी जी की 11 सूत्रीय मांग क्या क्या था, ठीक है। तो गांधी जी की 11 सूत्रीय जो मांग थी, आपका किससे मांगे थे? गांधी की 11 सूत्रीय मांग, उस समय जो वायसराय था, कौन था? तो इरविन, इरविन वायसराय थी, ठीक है। और उसी से 11 सूत्रीय मांगों का डिमांड किया गया। तो 11 सूत्रीय क्या क्या मांग था, उसके बारे में थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करते 11 सूत्रीय मांग क्या क्या थे। ज्यादा हम लोग नहीं अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये जो क्लास है ना, आप लोग को ज्यादा थोड़ा सा पढ़ाने से लगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। तो गांधी जी की 11 सूत्रीय मांग को हम लोग बात करेंगे। और एक चीज और बताते हैं कि सबसे प्रमुख कारण जो था सविनय अवज्ञा का, वो गांधी जी की 11 सूत्रीय मांग था। अगर कहा दिया जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ होने का तत्कालीन कारण क्या था, तो गांधी जी की 11 सूत्रीय, है ना, मांग किससे? तो गांधी जी द्वारा वायसराय इरविन से 11 सूत्रीय मांग, है ना। तो सबसे प्रमुख इसका सब तत्कालीन कारण जो था, थोड़ा सा एसी को कम कर देते हैं।
गांधी जी की 11 सूत्रीय मांग, तत्कालीन कारण अगर कहेगा, तत्कालीन कारण क्या था? कारण तो ऐसे बहुत सारा था, है ना। आप असहयोग आंदोलन भी देखे, है ना। असहयोग आंदोलन देखे, स्वराज पार्टी का गठन किया, नेहरू रिपोर्ट आया, है ना। उसके बाद आप देखिएगा कि श्वेत जो कमीशन आया, व्हाइट कमीशन, व्हाइट कमीशन में आप देखिएगा कि उसमें पूरे के पूरे पूरा का पूरा कौन था? व्हाइट कमीशन में आप देखिएगा पूरा का पूरा 7 सदस्य जो बनाए गए थे, तो सातों सदस्य जो थे किससे थे? ब्रिटिश थे, सातों सदस्य ब्रिटिश थे, उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। दूसरी बात कि वो जो लाया गया था, वो 1919 के अधिनियम जो 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 प्रावधान था 1919 में, उस प्रावधान को फिर से देखभाल करने के लिए कि या क्या जो इसमें लिखा गया था 1919 में, है ना, उसको कब क्या कैसे चल रहा है, ठीक है। और वो था प्रत्येक 10 वर्ष पर, कि प्रत्येक 10 वर्ष पर इसकी, है ना, इसके प्रावधानों को देखा जाएगा। लेकिन ये क्या हुआ कि इस 1919 के प्रावधानों को, ये प्रस्तावों को या जो भी कहिए प्रावधानों को देखने के लिए 2 साल पहले ही, है ना, एक समिति के गठन किया जाता है, जो होता है 1927 में। और वही समिति, है ना, वही कमीशन सफेद कमीशन के नाम से जाना जाता है, जो आपको, है ना, कब 3 फरवरी 1928 को कहाँ पहुंचता? मुंबई में पहुंचता है। और उस तरह से सभी चीज को आपको बताए थे कि जब पहुंचता है तो मुंबई में विरोध होता है, इसके चलते लाहौर में भी विरोध होता है, और लाहौर में विरोध के चलते किसका किसका बताइए, है ना, ठीक है। तो लाहौर में भी लाठीचार्ज हो जाती है, और लाहौर में प्रमुख नेता लाला लाजपत राय की उसी में लाठीचार्ज में, और ये लाठीचार्ज कौन करवाता है? सॉन्डर्स। लाठीचार्ज में सॉन्डर्स जो है कि लाठीचार्ज करवाने के कारण, है ना, जो करवाता है लाठीचार्ज, उसमें किसका? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और लाला लाजपत कहते हैं कि ये मेरी जो लाठी मेरे ऊपर पड़ रहा है, ये कहीं से जाने वाला, है ना, ये अब रुकने वाला नहीं है, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अब जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा हम करके ही रहेंगे, है ना, ठीक है। तो सॉन्डर्स उसमें, और जब सफेद कमीशन आता है, उसमें देखिएगा कि इसको काला झंडा दिखाकर और गो बैक के नारे, साइमन कमीशन, है ना, साइमन साइमन वापस आओ, है ना, तो इसका इसी के नारे के साथ उसको स्वागत भी किया जाता है। तो सारी चीजों को हम लोग, है ना, पढ़ चुके हैं, है ना, स्वराज पार्टी के बारे में देख लिए। तो अब ज्यादा कुछ बैक वाला नहीं लेके चलेंगे ना, तो आप लोग का सोचे कि सर बैक वाला ज्यादा, है ना, बता रहे बैक, है ना, थोड़ा बैक लेके चलते हैं इसलिए ना, कि ताकि आपको बातों को, क्योंकि हर एक टॉपिक जो है ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। तो हिस्ट्री पढ़ने का मतलब ये होता है कि किसी का इतिहास जानना हो, तो उस इतिहास के पीछे और इतिहास क्या है उसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो गांधी जी की जो 11 सूत्रीय मांग थी, ये तत्कालीन कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का। इसमें क्या कहा गया था? गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों में क्या कहा गया था कि ये जो 11 सूत्रीय मांग जो है, अगर 11 मार्च 1930 तक नहीं माना गया, है ना, 11 सूत्रीय मांग यहाँ पर लिखते हैं, 11 सूत्रीय मांग, 11 तत्कालीन कारण क्या था? 11 सूत्रीय मांग। और किसका? तो गांधी जी की 11 सूत्रीय मांग, गांधी जी द्वारा। और कहा गया कि अगर ये 11 सूत्रीय मांग, है ना, तब 11 मार्च 1930 तक, है ना, समय दिया गया कि अगर नहीं माना जाता है तो हम फिर एक आंदोलन शुरू करेंगे, और उस आंदोलन का नाम रहेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या रहेगा? सविनय। तो टाइम क्या है कि अगर यदि यदि 11 मार्च 1930 तक ये मांगे, 11 सूत्रीय मांगों को, 11 सूत्रीय मांगे नहीं मानी गई, नहीं मानी गई, तो मैं क्या क्या करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन आंदोलन शुरू करेंगे। और यहाँ पर देखिएगा कि आखिरी 11 सूत्रीय मांग क्या क्या थी। 11 सूत्रीय मांग क्या क्या थी, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए।
यहाँ पर 11 सूत्रीय मांग में ये था कि मतलब तीन तरीका से बांटा गया था। तीन तरीका से, एक आम हित के लिए बांटा गया था, एक पूंजीपति लोगों के लिए बांटा गया था और एक आपको कृषक वर्ग के लिए बांटा गया था। तीन तरीका से 11 सूत्रीय मांग क्या किसके लिए? एक आम हित के लिए ना। ये जो 11 सूत्रीय मांग था, 11 सूत्रीय मांग, ये तीन तरीका से बांटा गया था। किसके किसके लिए? एक आम हित के लिए, एक आम हित के लिए, एक एक था पूंजीपति। किसके लिए? पूंजीपति वर्ग से संबंधित है ना। एक पूंजीपति वर्ग से संबंधित था, वर्ग से संबंधित, और एक था आपका, एक आपका किसे तक, कृषक वर्ग से संबंधित है ना, कृषक वर्ग से संबंधित था। ठीक है, तो कृषक वर्ग से संबंधित था। ये तो आम हित के लिए जो कुछ 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 बातों को समझ लीजिए, जो आम आम हितों के लिए था उसमें कहा गया था कि पूर्ण शराबबंदी की बात है ना, क्या? तो पूर्ण शराबबंदी की बात बोला गया था। और उसमें भी कहा गया था कि जो राजनीतिक है ना, वो उन उन राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए जो जिनके हत्या, मतलब कि हत्या के जुर्म में दंड नहीं मिला है। ये सारी बातें आम हित के लिए थे। क्या कहा? दो पॉइंट बताते हैं, सभी पॉइंट को जानना जरूरी नहीं है। दो पॉइंट ये है, तो आपको यहाँ पर जो दिखाई देगा, क्या क्या मांगे थी? एक तो आम हित की बात में, आम हितों में क्या था कि जो राजनीतिक बंदी है, जो हत्या के जुर्म नहीं, उनको रिहा किया जाए ना। हत्या के जुर्म में जो नहीं है, राजनीतिक बंदी को रिहा किया जाए। किन लोगों को? जो हत्या के जुर्म में नहीं है, जो हत्या के जुर्म में गिरफ्तार नहीं है, गिरफ्तार। ठीक है। दूसरी बात कहा गया कि शराब, जो शराब की दुकानें हैं, है ना, शराब है ना, पूर्ण शराबबंदी की या नशाबंदी की बात करें, क्या? पूर्ण नशाबंदी की बात किया जाएगा, पूर्ण नशाबंदी की बात की गई। ठीक है। यहीं पर आप देख लीजिएगा कि थोड़ी सी और बातों को समझाते हैं, चलिए। कि आपका कृषक वर्ग से संबंधित था, कहा गया है कि जो नमक कर, उस समय नमक कर पर लग गया था, है ना, नमक पर कर लग गया था। तो कहा गया कि नमक कर पर, जो नमक पर कर लगा है उसको समाप्त किया जाए, है ना। नमक पर जो कर लगा है कृषि से संबंधित, है ना, तो नमक कर को समाप्त, नमक कर को समाप्त किया जाए। ठीक है। एक और चीज को ध्यान रखिएगा कि इसमें राजस्व की 50% की कमी की जाए। कहा, क्या कहा? कि भू राजस्व में 50% की कमी किया जाए, भू राजस्व में 50% की कमी की जाए। ठीक है, तो ये कृषक वर्ग से संबंधित था, है ना। दूसरी बात, अगर अगर आपको ये पूंजीपति वाले जो वर्ग है, अगर उससे संबंधित अगर बात किया जाए तो उसमें विदेशी कपड़ों पर विशेष आयात, विदेशी कपड़ों पर विशेष आयात कर, है ना, विशेष आयात कर आरोपित करने की बात कहा गया था कि ताकि विदेशी कपड़ा यहाँ पर नहीं आ पाए, है ना, उस आयात को रोक देना है ना। तो विशेष मतलब कि विदेशी कपड़ों पर क्या करना, आयात, जो आयात होगा उसको, उस पर क्या कर को बढ़ा देना। ठीक है, क्या करना, कर जो है कि आरोपित लगाना है। यहाँ पर अगर पूंजीपति वाले से समझ में आएगा तो क्या बोला गया कि विदेशी कपड़ों के आयात पर, आयात, विदेशी कपड़ों पर आयात कर, कपड़ों पर
आयात कर आरोपित किया जाए। ठीक है, तो मेन चीज को ध्यान में रखिए, जो मेन चीजें है ना। उसके बाद जो जो मेन चीज है समझ के चलिए, ये आपका आम हितों वाला बात है ना, पूर्ण नशाबंदी की बात की गई। और ये ध्यान में रखिएगा, नमक कर ना, नमक कर को है ना समाप्ति किया जाए, और भू राजस्व का 50% कमी की जाए। मेन बात को इसी को ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ कहा गया कि अगर 11 मार्च तक ये मेरी बातों को, 11 सूत्रीय मांगों को अगर नहीं माना जाता है, तो हम जो है कि सविनय आंदोलन को शुरू करेंगे। लेकिन इस बातों को है ना इग्नोर किया गया है ना इरविन के द्वारा। ठीक है, इरविन के द्वारा इस बातों को, वायसराय कौन था उसमें, इसमें वायसराय कौन था याद रखिएगा, इस समय वायसराय कौन था, इरविन था। ठीक है, इरविन वायसराय था, वो उनकी बातों को नहीं मानता है ना। और उसके बाद आप देखिएगा कि उसके साथ ही सविनय आंदोलन शुरू हो जाता है। तो सविनय आंदोलन कैसे शुरू होता है, आपको सब कुछ बता दिए। इस विनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने के पीछे क्या कारण था, क्या क्या डिमांड रखा गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का डायग्राम एक बना लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का। थोड़ी सी क्या क्या हम लोग देखे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण क्या था समझे, क्या साइमन कमीशन का गठन हो गया था, इसका कारण क्या क्या समझे, कारण क्या क्या था, कारण ये समझे कि साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और इसके बाद क्या क्या समझे हम लोग, नेहरू रिपोर्ट पर ब्रिटिश सरकार की जो मतलब स्वीकृति थी वो पूर्ण है, नहीं मतलब अस्वीकृत कर दिया गया। नेहरू रिपोर्ट पर ब्रिटिश सरकार की अस्वीकृति, और बताइए और क्या कारण हो सकता है ना। इसके बाद ही देखिएगा है ना, गांधी जी की 11 सूत्रीय मांग है ना के प्रति वायसराय की अस्वीकृति है ना। तो गांधी जी की 11 सूत्रीय मांग को अस्वीकृत किया, गांधी जी की 11 सूत्रीय मांग मांग वायसराय द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। अब इसका कारण क्या बना कि ये 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की क्या किया गया, लक्ष्य रखा गया है ना, पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक है, बात को समझ में आ रहा है ना, बात को समझते जाए क्या क्या कारण है ना, कैसे शुरू हुआ चुनाव आंदोलन। ठीक है, और फिर तत्कालीन वैश्विक महामंदी भी 1929 में एक बहुत बड़ी महामंदी भी आ गई थी। ये भी एक कारण है कि तत्कालीन क्या था, महामंदी, क्या था, महामंदी, वैश्विक महामंदी। ये सभी इसका क्या था, ये सभी आप इसका आप क्या का कारण देख सकते हैं, किसका, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण देख सकते हैं। अब इसके साथ ही थोड़ा सा जो हम लोग पढ़ लेंगे कि सविनय आंदोलन कहाँ से शुरू होता है और इसका क्या नाम रखा जाता है। ठीक है, और क्या कहाँ कहाँ कौन कौन लोग इसमें शामिल थे सविनय आंदोलन में, तो देखिएगा कि जो आरंभ होता है
ज्यादा टिप्पणी नहीं पढ़ाएंगे, जहाँ जो जरूरत है वही चीज को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जो आरंभ होता है, जो आरंभ होता है 12 मार्च, क्योंकि 11 मार्च तक अल्टीमेटस दिया हुआ था। 11 मांग को अगर नहीं मानेगा तो हम क्या करें, सविनय आंदोलन शुरू कर देंगे। तो 12 मार्च 1930 को सविनय आंदोलन शुरू होता है। कब? तो 12 मार्च, याद रखिएगा डेट के साथ, 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को सविनय आंदोलन शुरू होता है। और ये कितने, तो 78 अनुयायियों के साथ, कितने थे, तो 78 अनुयायियों के मतलब पैदल यात्रा था, ठीक है। तो 78 अनुयायियों के पद यात्रा, पद यात्रा के साथ, ठीक है, पद यात्रा से। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कुछ और चीजों को, ये 78 अनुयायी थे, और ये शुरू कहाँ से किया गया था, तो साबरमती आश्रम, क्या, साबरमती आश्रम जो कहाँ है, अहमदाबाद में, है ना। साबरमती आश्रम जो कहाँ है, अहमदाबाद में है। पता है अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में। यहीं पर देखिएगा कि ये जो साबरमती आश्रम से होता है उसको कहते हैं ना, कहाँ पे, अ, मतलब यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से शुरू हो, किस लिए, सबसे पहले जो शुरू होने का पीछे कारण है क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। इससे पहले ही शुरू होता है क्या, दांडी यात्रा, नमक कानून को लेकर, है ना। नमक कानून को लेकर दांडी यात्रा शुरू होती है। और यहीं से जो शुरू होती है वो दांडी यात्रा, एक जगह का नाम है क्या, जगह का नाम आपका है नसौरी, गुजरात में पड़ता है, क्या है, नसौरी। तो दांडी एक जगह का नाम है, वहां पहुंचने के बाद दांडी, है ना, क्या है, नसौरी, नसौरी, वहाँ पड़ता है गुजरात में, ठीक है। क्या नाम है, गुजरात। 240 मील तक पहुंचने के बाद, है ना, लमसम में कितना पहुंचे, 240 मील। तो क्या होता है ना, बात को समझिएगा बढ़िया से, कि 12 मार्च को जो आंदोलन शुरू हो रहा है उसमें हम बताएं कि कृषक लोग के ऊपर क्या होता है, नमक कानून, नमक पर भी टैक्स लगा दिया जाता है। जबकि नमक कानून जो जो नमक पर टैक्स जो लगा था, और उस समय नमक जो था, बिन वो बहुत, जो अभी भी नमक जो है कि बहुत जरूरी है, और जो इतनी जरूरी है कि उसका कारण नहीं है, और उस पर टैक्स लगा दिया है। जबकि वो बनता था किससे, समुद्र के पानी से बनता था, और उस पर भी टैक्स लगा दिया गया। तो बहुत लोग, दिक्कत हो गया, कहा कि ये तो दिक्कत है। तो महात्मा गांधी का है कि अब नहीं, अब जो है कि हमको कुछ करना पड़ेगा। और वही करने के चक्कर में क्या हुआ, यहाँ से, है ना, साबरमती आश्रम से चलते हैं, और पैदल यात्रा ही चल रहा है ना, पैदल ही चलते हैं। और वो जो शुरू शुरू करते हैं तो रास्ते में बहुत लोग उनसे जुड़ते हुए चले जाते हैं। और 240 मील, है ना, पैदल यात्रा चल के, देखिएगा 240 मील पैदल यात्रा चल के, और कितने लोग, 78 अनुयायियों के साथ कहाँ पहुँचते हैं, दांडी, जो कहाँ है, नसौरी जिला में पड़ता है, गुजरात के नसौरी जिला में पड़ता है। और वहाँ जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पर, वहाँ की जो नमक था, है ना, उसको हाथ में उठाते हैं, और अपने उस नमक कानून का क्या करते हैं, जो टैक्स लगा था उसका विरोध करते हैं। और वहां से, और ये पहुंचते कब है, 12 मार्च को शुरू किए थे, और ये पहुंचते कब है, तो 6 अप्रैल 1930 को पहुंच जाते हैं। कब पहुंचते हैं, तो 6 अप्रैल, 6 अप्रैल 1930 को, है ना, पहुंचते हैं। और यहाँ पर पहुंचने के बाद ही नमक कानून का उल्लंघन करता है ना, नमक कानून का, नमक कानून का उल्लंघन, नमक कानून का उल्लंघन करता है।
ठीक है, उल्लंघन होता है। और यहीं से मतलब 5 अप्रैल को पहुंचते हैं, 6 अप्रैल को नमक कानून का उल्लंघन करते हैं, और इसके बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ से फिर आगे की ओर बढ़ते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर देते हैं। यानी कि 12 मार्च को जो शुरू होता है उसका नाम है दांडी यात्रा। क्या नाम है? दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा जो शुरू होता है कहाँ से? तो साबरमती आश्रम से। और ये साबरमती आश्रम कहाँ है? तो आपको पता होगा कहाँ है, आपको अहमदाबाद में। ठीक है, और इसी समय इसकी कुछ तुलना भी किया गया था। जैसे कहा गया था कि इसकी तुलना नेपोलियन के किसे? पेरिस मार्च से। तुलना क्या? इसकी तुलना जो किया गया था नेपोलियन के पेरिस मार्च से। नेपोलियन के पेरिस मार्च से। और एक चीज और ध्यान देगा, मुसोलिनी को रोम मार्च से भी किया गया था। किसे? मुसोलिनी के रोम मार्च से भी किया गया था। मुसोलिनी के रोम मार्च से भी किया गया था। और ये जो तुलना किए थे कौन किया था? ये सुभाष चंद्र बोस। कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस किए। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस किए थे नेपोलियन का ना, मुसोलिनी के रोम मार्च और नेपोलियन के पेरिस मार्च से तुलना। ठीक है, क्लियर? यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो सब कुछ समझ में आएगा कि मतलब पढ़ना पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। पढ़ना उतना ही है जितना आपको लगता है कि एग्जाम में आ सके। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ रखा हुआ है ना। आप अगर किसी को अगर पढ़ना है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, तो मालूम चला कि आप 20 पेज 10-30 पेज पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ना उतने कम समय में पढ़ना उतने कि जितना आपको ज़रूरत है। अगर लगता है कि आप प्रोफेसर बनने लायक है, कुछ और बनते हैं, आप उसी तरह से तैयारी कीजिए, है ना। तो यहाँ पर आपको, लेकिन आप देखिएगा कि यहाँ पर बहुत सारा मतलब इसका प्रसार, सविनय आंदोलन का प्रसार ऐसा नहीं कि किसी लिमिट क्षेत्र में हुआ। इसका प्रसार भारत के अन्य क्षेत्रों में हुआ था। और उसका नेतृत्वकर्ता भी हर जगह अलग अलग थे। नेतृत्वकर्ता के रूप में आपको हर जगह दिखाई देगा। तो यहाँ से कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा जगह पर कौन नेतृत्व किए, है ना। तो नेतृत्वकर्ता से प्रश्न पूछता, प्रसार के बारे में लेते तो प्रसार के बारे में समझिए कि कहाँ कहाँ ये प्रसार हुआ था। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रसार हुआ था, तो प्रसार के बारे में तो प्रसार दक्षिण भारत में जो हुआ था उनका नाम था राजगोपालचारी। क्या नाम था? राजगोपालचारी। कहाँ? दक्षिण भारत में। सी राजगोपालचारी, जो भी कहिए। ये कहाँ से कहाँ था? ये तिरुचन्नापल्ली से बेदरायन तक। कहाँ तक नेतृत्व करता था? तो तिरुचन्नापल्ली से बेदरायन तक। ठीक है, तिरुचन्नापल्ली से बेदरायनम, है ना, या बेदरायन तक। और उसी के समय में देखिएगा कि असम के बारे में भी कभी पूछ लेता कि असम और पूर्वोत्तर भारत में कौन क्या था। उनका नाम था तरुण राम फुक्कन। क्या नाम था? तरुण राम फुक्कन। असम, असम, है ना। असम और पूर्वोत्तर भारत। क्या नाम था उनका? उनका नाम था तरुण राम फुक्कन। क्या नाम था? तरुण राम फुक्कन। तरुण राम फुक्कन। ये कहाँ नेतृत्व किए थे? खास करके असम में ये नेतृत्व किए थे। ठीक है, तरुण राम फुक्कन कहाँ के थे? असम के। यहीं पर इसमें से एक और मणिपुर के बारे में पूछ लेता। तो मणिपुर में यदुनांग
है ना। यदुनांग, मणिपुर में कौन? यदुनांग। यदुनांग सरकार उसका क्या था? यदुनांग या रानी गैडिल्लू, क्या था? रानी गैडिल्लू। ठीक है, रानी का डिल्लू कहाँ? रानी का डिल्लू जो है कहाँ? मणिपुर में। और यहीं पर देखिएगा, इसमें इसके नेतृत्व में एक आंदोलन चला था जिसका नाम था तरंग आंदोलन। क्या नाम था? जिया तरंग आंदोलन। क्या नाम था? एक आंदोलन का नाम था जिया तरंग आंदोलन। तो कभी कभी पूछ लेगा कि जिया तरंग आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो किस राज्य से? मणिपुर से संबंधित है। और कौन से किसके द्वारा चलाया गया था? तो यदुनांग सरकार के द्वारा। और उसके जब वो नहीं रहे तो उनका नाम था एक और, रानी गड्डिल्लू। क्या नाम था? रानी गड्डिल्लू। और उसी समय एक और नाम है जिनका नाम है चटगांव, है ना। चटगांव कांड। तो चटगांव जो है था चटगांव। चटगांव कांड में अब देखिएगा कि इसमें क्या हुआ था। इनका नाम है मास्टर सूरसेन। क्या था? मास्टर सूरसेन इनका नाम है। मास्टर सूरसेन। जो मास्टर सूरसेन थे, एक संस्थापक थे किसका? ये इंडियन रिपब्लिकन, है ना। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। क्या नाम था? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। तो कभी कभी पूछेगा कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन कौन किए थे? तो मास्टर सूरसेन, है ना। ये हथियार उथियार रखने के चक्कर में, है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था ना। ठीक, क्लियर। उसी में पूछेगा पेशावर, तो पेशावर में कौन थे? तो पेशावर में आपका उनका नाम है खुदाई खिदमतकार। क्या नाम था? खुदाई खिदमतकार की स्थापना क्या था पेशावर में, और किसके द्वारा? खान अब्दुल गफार खान। इस कहाँ पर? पेशावर। ये सारी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मतलब जो मन करा वो लिख रहे हैं। सभी प्रश्नों को पूछा जाता है। तो कहेगा पेशावर में, तो पेशावर में एक एक खुदाई खिदमतकार की स्थापना हुआ था। खुदाई खिदमतकार। या इसको और एक नाम से जाना जाता है, क्या? खिदमतगार को, खिदमतगार को एक और नाम से जाना जाता है, लाल कुर्ती। क्या कहते हैं? लाल कुर्ती, ठीक है। लाल कुर्ती। लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। इसकी जो स्थापना किया था, कौन किए थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान किए थे, ठीक है। ये सब, ये सारे प्रश्न को पूछा जाता है, ठीक है। वहीं पर देखिएगा कि ये इसी समय एक धरसना कांड होता है ना। धरसना कांड होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। ये धरसना कांड क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो दो धरसना कांड में कौन कौन लोग शामिल थे? ये एक्चुअली जो है कि मुंबई में धरसना जगह है ना। वहाँ पर नमक, एक नमक का मतलब कि रखा हुआ था, नमक का केंद्र था। वहाँ पर जाके कुछ लोग जो है कि हमला कर दिए थे। और वहाँ पर जब हमला किया गया, वहाँ पर बहुत मतलब बुरी तरह से वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे, जो उसमें शामिल थे, बहुत बुरी तरह से क्या किया, उसको उनको पीटा किया बर्बरता पूर्वक। मतलब बहुत कुछ अत्याचारी वहाँ पर किया गया। और जिसका चर्चा उस समय जो वहाँ पर थे, एक नाम था वेब मिलर। क्या नाम था? वेब मिलर था।
तो वेब मिलर साहब ने एक मतलब गांधी जी के साथ में थे, अमेरिकी पत्रकार थे। तो धर्षणा कांड की जो चर्चा करते वेब मिलर है ना, वो अपनी एक पुस्तक का नाम है, या कहिए जो भी हो उसका, तो उस पुस्तक का नाम है न्यू फ्रीमैन। क्या नाम है? न्यू फ्रीमैन। ठीक है। तो इसमें कहा जाता है कि पुलिस के द्वारा जो किया गया, वो हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं, ऐसा कभी नहीं देखे थे, इतना अत्याचारी। ठीक है। ये धर्षणा कांड में कौन कौन लोग शामिल थे वहां पर? तो सरोजिनी नायडू, इमाम साहब, मनीलाल, ठीक है, सरोजिनी नायडू, इमाम साहब, इमाम साहब थे, और कौन थे बताइए? इमाम साहब और कौन थे? मनीलाल, है ना? कौन थे? मनीलाल। यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि धर्षणा कांड के बारे में कौन, तो गांधी जी के समय उस समय कौन थे? अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर, है ना? तो अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर, वेब मिलर कौन सा, उनका एक किताब का नाम था कौन सा? न्यू, ये न्यू फ्रीमैन। क्या नाम है? न्यू फ्रीमैन। तो न्यू फ्रीमैन में उन्होंने इसकी चर्चा की, बोला कि ऐसी मतलब कि जो बर्बरता पूर्वक जो वहां पर लोगों के ऊपर जो बर्बरता किया गया, ये घटना कहीं से असहनीय है, ऐसी घटना को सहना उचित नहीं है ना? ये सारी बातों को रखा गया। तो अब जो जहां से अगर प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप हम लोग मतलब हम ये समझ के चलते हैं कि अब कहीं से भी प्रश्न अगर पूछा जाएगा, तो असहयोग आंदोलन के बारे में आप लोग बता सकते हैं। ठीक है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? दांडी मार्च शुरू हुआ, उसके बाद जो है कि असहयोग आंदोलन शुरू होता है। ठीक है। और जो कुछ और चीजें बची हुई है, उसको हम लोग उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको देखने को देखेंगे। क्योंकि देखिए, कहने को कि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना उचित नहीं है। ज़्यादा लंबा वीडियो अगर बना देंगे, तो पढ़ने में भी आप लोग को मज़ा नहीं लगेगा कि इतना बड़ा वीडियो देखें, तो पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाए, हम सोचते हैं कि छोटा छोटा वीडियो बनाए, ताकि आपको एक जगह में मतलब एक वीडियो में एक टॉपिक आपका ख़त्म हो जाए। जो आपको यहाँ पर देखने को मिला होगा सब कुछ, देखिए, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन एक बार फिर से दोहराते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, शुरू करने के पीछे क्या रीजन था? पहला जो तत्कालीन कारण था, 11 सूत्रीय मांग जो रखा गया था गांधी जी के द्वारा, है ना, इरविन के पास रखा गया था। और 11 सूत्रीय मांग रखा, कहा गया 11 मार्च 1930 तक अगर नहीं 11 सूत्रीय मांग अगर मानी गई, तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में, है ना, जो शुरू करने के बाद कहा गया था, तो जो 11 सूत्रीय मांग रखा गया था उसमें, 11 सूत्रीय मांग में आप देखिएगा कि 3 तरह की मांग रखा गया था। एक आम जनता के लिए, एक पूंजीपति वर्ग से संबंधित था, एक कृषक वर्ग से संबंधित था। ठीक है। और उसी में देखिएगा, थोड़ा आगे हम लोग चलते हैं, तो आम हितों के संबंध में जो बातें थी, कुछ बातों को हम लोग रखे हैं। राजनीतिक बंदी को रिहा किया जाए, और ऐसे राजनीतिक बंदी को रिहा किया जाए जो क्या, कि जो आपका कोई मर्डर केस में, है ना, हत्या के जुर्म में गिरफ्तार नहीं है, तो वैसे गिरफ्तार व्यक्तियों को क्या किया जाए? रिहा कर दिया जाए। ठीक है। ये रखा गया। दूसरी बात, कि पूर्ण नशाबंदी की बात कहा गया, कि यहाँ पर कोई नशाबंदी, ये किसी प्रकार का कोई नशा नहीं होना चाहिए। आज आज के हिसाब से देखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू, एक तरह से समझिए कि जो सरकार के कोई भी किसी भी स्टेट को मिलता है, तो सबसे ज़्यादा यही रेवेन्यू देता है। ठीक है। तो बिहार में एक समय था, है ना, उस समय की बात ही है ना, स्वतंत्रता से पहले की बात ही था, कि बिहार में एक ऐसा भी समय था कि कुछ लोग शराब बंद करवाए, लेकिन कुछ लोग शराब को चालू करवाए रेवेन्यू के चक्कर में। अभी भी वही हालत है बिहार में, है ना, कि शराबबंदी तो है, लेकिन अभी भी आप खोजिएगा तो ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिलता। ठीक है। तो शराबबंदी देखिए, बहुत
उसके अलावा मतलब कि बहुत सारे विकल्प निकल के आ रहा है ना। शराब के जो शराब नहीं पीता था या पीता था, अगर उसको नहीं मिल रहा तो उसके सारे बहुत सारे विकल्प उसके पास रखा हुआ है। आप देखते होंगे छोटा छोटा बच्चा क्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर नशाबंदी के बाद, नशाबंदी तो ठीक है, लेकिन ये पूरे देश की बात चल रही है, नशाबंदी, है ना। यहीं पर देखिए कृषि से संबंधित नमक कर को समाप्त करने की बात कहा गया, और भू राजस्व में 50% कमी की जाए उसकी बात ये कहा, है ना। और ये सभी उसमें जो वायसराय था, इरविन था, और पूंजीपति से संबंधित था कि विदेशी कपड़ों पर जो आयात होता आयात उस पर कर आरोपित किया जाए, है ना। पूंजी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल था कि वहाँ के जो कपड़े आते थे ना, वहाँ के कपड़े तो क्या मशीन से बनता था, और यहाँ कुटीर उद्योग थी तो उसमें हाथ से में बुना जाता था, वो ज़्यादा समय लगता था, ज़्यादा थोड़ा कॉस्टली होता था। ठीक है, और डिमांड के हिसाब से, है ना, सप्लाई नहीं हो पाता था, तो वो जब तक मार्केट में आ जाता कम पैसे में बेच कर चला जाता था, यहाँ के लोग तो स्थिति खराब होता था, क्योंकि उसकी कपड़ा बिकता नहीं था। तो कहा गया कि उसका जब अगर कर उस पर लग जाएगा तो खुद यहाँ के कपड़ों से ज़्यादा वो महंगा कपड़ा दिखाई देगा, तो लोग यहाँ के लोग ये खरीदना पसंद करेंगे। ठीक है, ये सारी बातों को आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर देखिए कि सविनय आंदोलन के कारण क्या था, ये एक शॉर्ट फॉर्म में सविनय आंदोलन के कारण बता दिए। सावन कमीशन का गठन किया गया था, नेहरू रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार का अस्वीकृत कर दिया गया। ठीक है, गांधी जी की 11 सूत्रीय मांग वायसराय द्वारा अस्वीकृत किया गया। यहाँ पर उसके बाद लाहौर अधिवेशन में फिर पूर्ण स्वराज की मांग किया गया, जब उसके बाद वैश्विक महामंदी भी उसमें आया है, क्योंकि 1929 में वैश्विक महामंदी भी तो था, 1929 में उसका भी प्रभाव यहाँ पर था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आरंभ होता है अब 12 मार्च 1930 को, है ना। कहाँ से? 78 अनुयायियों को पद साबरमती आश्रम से, जिसको कहते हैं दांडी एक जगह है, वहाँ पहुँचकर और क्या करता है, 6 अप्रैल 1930 को क्या होता है, तो 6 अप्रैल 1930 को क्या होता है, नमक कानून का उल्लंघन होता है, और फिर नमक कानून का उल्लंघन करने के बाद ही, है ना, क्या, तो सविनय आंदोलन यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक। अब यहाँ जिसकी तुलना निपो कब बोला गया कि ये बेकार की बातें हैं, कौन, सुभाष चंद्र बोस का है, ये सब बेकार की बातें हैं, है ना। जो इसीलिए जो नेपोलियन के द्वारा जो पेरिस मार्च किया गया था, और मुसोलिनी के द्वारा जो रोम मार्च किया गया था, बोला कि बस उसी तरह से है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का कहना था। उसके बाद ही देखिएगा ये सभी, ये बहुत बड़ा प्रसार हुआ, और ये प्रसार दक्षिण भारत में, असम पूर्वोत्तर, ये सब ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि रानी की डेल्लू, है ना, कहाँ नेतृत्व कर रही थी, तो कहाँ पर, मणिपुर में। ठीक है, कहाँ पर, और रानी की उपाधि कौन दिया था, रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा, रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, रानी की उपाधि इसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, नेहरू के द्वारा दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर आंदोलन, ये जो आंदोलन चला था उसका नाम था जिया तिरंग आंदोलन। क्या नाम था? जिया तिरंग आंदोलन चलाया गया था। और चटगांव कांड, इसी समय वो मास्टर सूरसेन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किए थे। कौन? मास्टर सूरसेन, सूरसेन, है ना। मास्टर दाग के नाम से भी इनको जाना जाता था, सूरसेन को, इसलिए मास्टर लगा हुआ आगे। रिपब्लिकन इंडियन, ये इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया गया था। और पेशावर में खुदाई खिदमतकार या लाल कुर्ती की स्थापना किया गया था। इसका स्थापना को खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, नेतृत्वकर्ता के रूप में कौन थे? तो ये सभी क्या थे? ये सभी सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थे, अंग्रेजों के विरोध करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग जो है कि अब नेक्स्ट क्लास में यहीं पर इससे संबंधित कुछ और बातों को रखेंगे, और फिर जो है ना, एक नए टॉपिक हम लोग लाएंगे। ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, है ना। हम लोग फिर मिलते हैं, है ना, इसी जोश उमंग के साथ दोबारा मिलते हैं। ठीक है, चलिए, बाय, टेक केयर।